Right. So the topic of the day is thermodynamic processes. अब थर्मोडायनामिक्स में हम लोगों ने अभी तक, दोबारा मैं एक बार फटाफट क्विक रिव्यू दे रहा हूँ, हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने हीट, वर्क डन बाय गैस और इंटरनल एनर्जी के बारे में जाना। फिर हम लोगों ने उनका कोरिलेशन थोड़ा सा देखने की कोशिश की, चाहे वो मेयर्स इक्वेशन के फॉर्मेट में हो, चाहे वो कहीं ना कहीं वर्क डन के लिए हम लोग ने पीवी डायग्राम्स यूज किए। तो ये सब चीजें हम लोग पिछले लेक्चर्स तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हर एक में मैंने, जैसे आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था, कि कोई भी गैस अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम लोग नॉर्मली मोशन की बात करते हैं तो हमेशा हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के थ्रू। वैसे ही किसी भी गैस की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी निकालनी है तो वो तीन चीजों पे काम करती है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक है, तीन ऐसी क्वांटिटीज जो प्राइमरली सब कुछ डिफाइन करती हैं एक गैस की सारी वर्किंग प्रिंसिपल को, कैसे वो काम कर रहा है, क्या है, इन सब के बारे में समझाता है। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तीन ऐसी चीजें हैं जो हम लोग प्राइमरली किसी भी गैस सिस्टम में देखते हैं, प्लस अनदर कंपोनेंट दैट इज हीट। ठीक है, अब अगर हम लोग एक एक प्रोसेस में एक एक चीज को कांस्टेंट कंसिडर करें तो क्या नेचर है, क्या कंडीशंस बनती हैं, क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ सकते हैं, उनके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे खुल के। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हम लोग सबसे पहली चीज बात कर रहे हैं, कितने टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस हैं। इसमें पहला टाइप आता है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। नंबर 2 isocoric process. Number 3 isobaric process, and number 4 adiabatic process. तो क्या मिल गया हमारे को? हमको मिल गया आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोबेरिक एंड सॉरी आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक एंड एडियाबैटिक। तीन तरह के प्रोसेस हमारे को यहाँ पर सामने सामने दिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखा जाए क्या है ये। आइसोथर्मल का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर। एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट बेसिक नाम से क्या क्या याद रखना हम लोग देख लेते हैं। आइसोकोरिक का मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोबेरिक का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर। और एडियाबैटिक का मतलब है कांस्टेंट हीट। प्राइमरली आइसोलेटेड सिस्टम की तरह काम कर रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, हम लोग हीट को कांस्टेंट कंसीडर करने वाले हैं। अब हर एक प्रोसेस अपनी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज कैरी करता है। ठीक है, हर एक के अंदर काफी सारी छोटी छोटी डिटेल्ड चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं काम कर रहा हूं, मैं एक एक को इंडिविजुअली डिस्कस करने वाला हूं। आइसोथर्मल क्या करता है, आइसोकोरिक में क्या होता है, आइसोबेरिक में क्या है, एडियाबैटिक में क्या है, एक एक करके हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वील स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम द फर्स्ट वन। ठीक है, सबसे पहला आ गया प्रोसेस आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में सबसे पहली चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है, क्या कह रहा है वो, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, सबसे पहला टाइटल डाल देंगे, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, कुछ 4 से 5 पॉइंट हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब हुआ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। ये क्या है, बॉयल्स लॉ है ना। इसको अगर हम लोग लिखे तो हम लोग क्या लिख देंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये जनरल कंक्लूजन है। कभी भी कोई क्वेश्चन डायरेक्टली टेम्परेचर कांस्टेंट वाले पे आता है तो आप ये कैटेगरी अपने दिमाग में रखेंगे। तो पॉइंट बाय पॉइंट दिखा रहा हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को याद रखनी है चीजें। कभी भी आइसोथर्मल आता है तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम फ्लैश हो जाने चाहिए कि ये नहीं है तो इससे हो सकता है, इससे नहीं होगा तो इस प्रोसेस से हो सकता है, एंड दैट कैन follow, right? Now first thing is temperature is kept constant। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गया, which is a very basic and a very simple fundamental। बहुत ही आसान चीज है। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो अगर आप किसी चीज को हीट अप कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कंपैरेटिवली कम होने वाला है। यही चीज वो समझा रहे हैं।
ठीक है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी दिखाता है, दैट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट डाउन ओवर हियर। ठीक है, सेकंड, इसी में और दूसरी चीज क्या सीख सकते हैं, इंडिकेटर डायग्राम बना लेते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस का इंडिकेटर डायग्राम बना लेते हैं। तो क्या कहता है, कहता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर कभी हम लोग ग्राफ बनाएं तो वो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी दिखा रहा है, मतलब द कर्व गोज लाइक दिस। ठीक है, कर्व गोज लाइक दिस, राइट, एट अ पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर द कर्व लुक्स लाइक दिस। ठीक है, इसमें भी एक डिनोशन सिखा देता हूं, इसलिए हम ड्राइंग अ लाइन ताकि मैं आपको एक और चीज समझा सकूं। अगर कभी भी आप लोगों को पीवी कर्व दिखती है तो ये मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को याद करने का एक तरीका बताता हूँ कि कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। मान लीजिए ऐसी आंखें दिखती जा रही हैं, एक आंख एकदम आइडेंटिकल, दूसरी आंख, तीसरी आंख, ठीक है, ऐसे आर्क्स अलग अलग दिख रही हैं, तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? देखो सभी आर्क अलग अलग टेम्परेचर फॉर्म अप कर रही होंगी। मान लीजिए ये टेम्परेचर T3 पे है, ये टेम्परेचर T2 पे है और ये टेम्परेचर T1 पे है। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर्स पे, तीन डिफरेंट टेम्परेचर्स पे तीन डिफरेंट आर्क्स दिख रही हैं इंडिकेटर डायग्राम पे, पीवी कर्व में, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है? T3 का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, फिर T2 और फिर T1। इसको याद क्या होता है, अभी तो ठीक है बोल दिया, फिर समझ में भी आ गया, भूल जाते हैं बच्चे, तो मैं आपको याद करा देता हूं। मैंने इसको अब कैसे याद किया था अपने टाइम पे, मैं वही चीज सिखा रहा हूँ। मैं क्या करता था, मैंने कहा ये कंसेंट्रिक सर्कल्स है ना, एक तरीके से कंसेंट्रिक आर्क्स हैं, तो जिसका रेडियस सबसे छोटा है उसका टेम्परेचर सबसे बड़ा है। सही है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जा रहा है। ये मैंने, ये आपको लिखना नहीं है, गलत है ये डिनोशन, बट सिर्फ याद करने के लिए मैंने बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे, सॉरी, जैसे जैसे रेडियस छोटा होता जा रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो ये मेरा एक याद करने का तरीका है, आपको ये ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, बट समझ में आ जाएगा कि T3, T2, T1 कौन बड़ा है कौन छोटा, वहां से क्लियर हो जाती है चीजें। Am I clear about this, everyone? ठीक है, तो इंडिकेटर डायग्राम दिख गया। अच्छा, इंडिकेटर डायग्राम में एक और चीज आती है, आई नो आइसोथर्मल प्रोसेस तो है ही, तो अगर मुझे इसकी स्लोप निकालनी है, स्लोप निकालनी है, मान लीजिए ये एंगल थीटा निकालना है। ठीक है, पहली बात तो नेगेटिव स्लोप है, क्यों? अब देख रहे हैं हम सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है तो नेगेटिव स्लोप दिख रही है। तो स्लोप क्या होती है, स्लोप होता क्या, स्लोप ऑफ अ कर्व कैसे निकालते हैं? स्लोप ऑफ अ कर्व प्राइमरली क्या होता है, या m इज इक्वल टू tan थीटा, जिसको हम लोग चाहें तो dp/dv भी लिख सकते हैं। याद होगा आप लोगों को, कभी भी स्लोप निकालनी तो y एक्सिस और x एक्सिस की रेशियो निकाली जाती है, तो dp/dv मुझे रिक्वायर्ड है। अब मैं ये कैसे फाइंड करूं, dp/dv का वैल्यू कैसे निकालूं, क्या होना चाहिए स्लोप ऑफ अ कर्व? तो देखिए, चलिए समझते हैं, और यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। नेगेटिव स्लोप क्यों है, क्योंकि दिख रहा है आपको एंगल आप क्लॉकवाइज ले रहे हैं जो कि काउंटर क्लॉकवाइज लेनी चाहिए थी, है ना। आप ऐसे ही इस हॉरिजॉन्टल से यहां से ऐसे जा रहे हैं, तो आप जब क्लॉकवाइज की तरफ एंगल लेते हैं तो वो नेगेटिव एंगल कंसिडर होता है, राइट एवरीवन? ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैं समझा रहा हूं, नेगेटिव थीटा तो स्लोप तो आ गया। अब एक काम करिए, सिंस वी नो दिस कि pdv प्लस vdp, सॉरी, vdp इज इक्वल टू nRdt। ये क्या था, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। pv इज इक्वल टू nRT है, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करिए, p और v के बीच में क्या लग जाएगा, uv रूल, द मल्टीप्लिकेशन रूल, है ना। तो u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u इज इक्वल टू nRT है, तो nRT में n और r कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dt लग जाएगा, ये हम लोगों को पता है। अब यहां पर देखो क्या कांस्टेंट है, since it's an isothermal process, since it is an isothermal process, इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 0, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट टर्म है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, स्टेप नंबर 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, pdv प्लस vdp
इज इक्वल टू 0, इसका मतलब पी डीवी इज इक्वल टू माइनस डीपी इंटू वी। अब आप जानते हैं स्लोप का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था, माइनस डीपी बाई डीवी। अगेन सिंस लगा रहा हूं, सिंस एम ये था, सो देयरफॉर माइनस डीपी बाई डीवी इज नथिंग बट पी बाई वी। ये क्या आ गया मेरे पास, स्लोप आ गई पी बाई वी। समझ गए हो, स्लोप ऑफ द इंडिकेटेड डायग्राम क्या मिल रहा है हमारे को, पीवी कर्व का पी बाय वी। ओके, अब इसके आगे अगर हमारे को वर्क डन निकालना है, द थर्ड पार्ट, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन का आंसर क्या आएगा, देखो dw का फॉर्मूला क्या होता है, pdv। नाउ सिंस आइडियल गैस इक्वेशन है तो pv इज इक्वल टू nRT लिखा जा सकता है। So therefore, can I replace P with nRT by V? So अगर इसको मैं ऊपर वर्क डन के अंदर डालूं फॉर्मूला के अंदर, तो मुझे क्या मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू nRT by V into dV। सही है, let me integrate this. Now when I integrate it, I'll get the entire work done. The volume will go from VI to V final. Initial वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक जाने में कितना काम किया है मैं वो निकाल रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 to W, सो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा बच्चा, nRT इंटीग्रेशन ऑफ dV by V, V इनिशियल से V फाइनल तक। यहाँ से आंसर क्या मिलता है बच्चा, nRT ln ऑफ V, V इनिशियल से लेकर V फाइनल तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, nRT ln ऑफ V final minus ln of V initial. What is log A minus log B? Log A by B. ठीक है, वेरी गुड। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, nRT ln of V final by V initial। देखिए ये आ गया वर्क डन। अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट यहाँ पर साथ ही साथ बता देता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने ये पर्टिकुलर फॉर्मूला डिराइव किया, nRT V final by V initial। देखो जब भी आप लॉग निकालते हैं तो फाइनल वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए इनिशियल से, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव वर्क डन आ गया आइसोथर्मल प्रोसेस में, मतलब वर्क इज डन बाय द गैस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क इज डन बाय द गैस। अगर ऑन द गैस होता तो क्या होता, तो कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम कम हो जाना चाहिए, मतलब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से छोटा हो गया। अगर ऐसा होगा तो न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होगी, डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में तो 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। लॉग में 0 पॉइंट समथिंग नहीं निकाल पाएंगे हम, तो हमें 1 से ज्यादा वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होना चाहिए, नेगेटिव वर्क डन होना चाहिए, ठीक है। सो ये क्या कंडीशन है, वर्क डन बाय द गैस। इसलिए V फाइनल इज ग्रेटर देन V इनिशियल, एक्सपेंशन हो रहा है, बाय द गैस है। If work is done on the gas, then V final should be less than V initial. So हम लोग क्या कर देंगे, आपने देखिए ये स्टेप लिखा है nRT ln of V final minus ln of V initial, ये हम लोगों ने लिखा, सही बात है। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यूमरेटर छोटा नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ। अगर माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा, ln V initial minus ln V final। नाउ इट्स ओके, क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस nRT ln ऑफ V initial by V final। तो अगर आप कभी भी ऐसा कुछ उल्टा कॉन्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब नेगेटिव वर्क डन आ जाएगा, दैट इंप्लाइज वर्क इज डन ऑन द गैस। समझ रहे हो। तो ये बेसिकली मैं कुछ नया नहीं सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर V इनिशियल का वैल्यू V फाइनल से बड़ा है तो हमेशा नेगेटिव हमारे पास वर्क डन आना चाहिए, और वो नेगेटिव वर्क डन हमारे को डेरिवेशन में भी दिखता है, ठीक है। सो यू कैन नोट दिस डाउन। नेक्स्ट थिंग कम्स अप एज, इसी में फोर्थ पॉइंट हम लोग बना देते हैं। नाउ दिस इज नोन एज आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, सी इलास्टिसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, ये कौन सी इलास्टिसिटी लगेगी यहाँ पर, सिंपल सी बात है, गैस की बात हो रही है, गैस मतलब बल्क मॉडुलस लिखना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी हम आइसोथर्मल इलास्टिसिटी देख भी रहे हैं, तो हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे वो बेसिकली बल्क मॉडुलस का लगाएंगे।
माइनस डीपी इंटू वी अपॉन डीवी। आई होप सबको याद होगा, अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में सिखाया था, है ना। कभी भी किसी चीज पे प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। बॉटल को क्रश करो तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। चेंज इन, अगर आप उसको ओवरऑल वॉल्यूम, ठीक है, एनीहाउ वैसे तो वो कांस्टेंट रहना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा करके पानी उतना ही आएगा, बट स्टिल दैट डजंट मीन, मैं यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे सब प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वॉल्यूम कंपैरेटिवली रिड्यूस होता है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है। किसी भी इलास्टिसिटी, चाहे आइसोथर्मल पूछूं, आइसोकोरिक पूछूं, एडियाबैटिक पूछूं, ये जनरल फॉर्मूला होना चाहिए। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस की मतलब ये क्वेश्चन आ चुके हैं, एमएसटी सीईटी में आया हुआ है, नीट में आया हुआ है। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिए होंगे। क्या होता है चलिए देखते हैं। सिंस हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला, हम जानते हैं dt 0 है तो हम लोग लिख सकते हैं p dv प्लस v dp इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, p dv इज इक्वल टू माइनस dp इंटू v। तो p इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस dp इंटू v बाई dv, और ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है, e। सो isothermal elastic constant is actually equal to pressure of gas. P means pressure of gas. ठीक है, तो डायरेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी वॉल्यूम, ऑप्शन सी व्हाटएवर XYZ। तो आपको कहीं ना कहीं आइसोथर्मल इलास्टिक कांस्टेंट का जो वैल्यू मिलेगा आइसोथर्मल में, वो और कुछ नहीं बल्कि प्रेशर ऑफ गैस की इक्विवेलेंट रहता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आइसोथर्मल इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट। ये अगर आप चाहें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी एक अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं, आप नोट कर लीजिए, देन आई विल मूव अहेड। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसा दिखेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, करेक्ट। तो अगर मैं हीट निकालने को पूछूं आपको कि बताओ भैया चेंज इन हीट कितना है, बेसिक बात है, सिंस dt इज 0, सो देयरफॉर du का फॉर्मूला क्या होता है, f/2 nr dt। सही बात है, तो dt 0 है तो du का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। सो कभी भी अगर क्वेश्चन में आपको आइसोथर्मल प्रोसेस दिया और ये पूछ रहा है कि कितनी हीट दे रहे हो, तो dq का वैल्यू और कुछ नहीं बल्कि जितना वर्क डन आपने किया है उसी के बराबर है। दिस इज आइसोथर्मल का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला, कि हीट इज इक्वल टू वर्क डन, हीट इज इक्वल टू वर्क डन। ओके, सो विद दिस आइसोथर्मल कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। हमने सेकंड नंबर पे लिखा था आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब पहला पॉइंट आ गया, वॉल्यूम ऑफ गैस इज कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो क्या कॉन्सेप्ट आएगा, इसका मतलब है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना, गेल-ल्यूसेक लॉ। ठीक है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, P1 by P2 is equal to T1 by T2। P1 by P2 is equal to T1 by T2। ये पहला कंडीशन आ गया जब हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। अब यही इंडिकेटेड डायग्राम्स में मैं दो तरह के ग्राफ आपको दिखाऊंगा, ठीक है, नॉट लाइक जैसे मैं वहां पर टेम्परेचर के लिए बता रहा था, यहाँ पर मैं दो अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से समझा रहा हूँ। सेकेंड थिंग कम्स अप एज इंडिकेटेड डायग्राम। इंडिकेटेड डायग्राम का टाइटल का मतलब ही पीवी डायग्राम्स होते हैं बस। कभी भी किसी और वर्सेस 1 वर्सेस 2 को हम लोग इंडिकेटर नहीं बुलाते हैं। इंडिकेटर डायग्राम जनरली स्टैंड्स फॉर पीवी कर्व्स, ठीक है। सो इंडिकेटर डायग्राम, अगर मैं कभी भी P वर्सेस V ग्राफ बना रहा हूं और प्रोसेस है आइसोकोरिक मतलब सेम वॉल्यूम, तो प्रेशर चेंज होगा लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा, समझ रहे हो। तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा 0.1 से लेकर 0.2 तक। तो आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, उल्टा भी आ सकता है, डिक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है।
ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है आपका। द बेस्ट एग्जांपल इज प्रेशर कुकर, है ना। प्रेशर कुकर में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, यही है, वॉल्यूम आपने लॉक कर दिया एक बार तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा। अब हीट करते रहो, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और प्रेशर बढ़ता रहेगा। ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा और अगर सीटी खराब होगी तो विसल इज गॉन, तो मजा आएगा बहुत, दीवार से निकाल निकाल के फेंकेंगे। ठीक है, तो प्राइमरली हमारे पास प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की कंडीशन में ऐसा कुछ रहता है। वहीं इसका एक और ग्राफ अगर मेरे को, क्योंकि जनरल हमारा जो दिमाग चलता है वो यही कहता है कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाओ। और टेम्परेचर जनरली किस में दिया होता है, डिग्री सेल्सियस में। तो ध्यान रखिएगा, प्रेशर इज नॉट जीरो एट 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा होता तो फिर हम लोग रह ही नहीं सकते थे जहां पे 0 है, तो हिमाचल में कोई नहीं रह रहा होता, है ना, क्योंकि 0 डिग्री आएगा तो मतलब मर गए, प्रेशर ही खत्म। दैट्स नॉट राइट। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में भी कुछ ना कुछ प्रेशर है। तो क्या कोई पॉइंट है जिसमें प्रेशर 0 हो सकता है? यस, दैट्स एब्सोल्यूट 0। क्योंकि जब मैं इसको पीछे की तरफ खींच के लेके जाता हूं तो मुझे एक पॉइंट मिलता है, दैट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस, व्हिच इज नथिंग बट एब्सोल्यूट 0। 0 केल्विन है ये, ठीक है। एब्सोल्यूट 0 पे हमारे को प्रेशर जो है वो 0 मिल जाता है, राइट। इफ आई ब्रिंग इट डाउन तो थ्योरेटिकली भी इसीलिए केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाते थे। लॉर्ड केल्विन क्यों दिया गया था? क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया था कि हम लोग स्टैंडर्डाइज चीजें कर सकते हैं वहां से। तो इसलिए 0 केल्विन पे हमारे को प्रेशर 0 मिल सकता है। बट दैट्स अनदर कर्व कि अगर आपको कभी पीटी कर्व के बीच में कुछ पूछ लिया जाए तो ये डायग्राम देख के आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि इस सिनेरियो में वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा रहे हैं। Am I right? Cool enough? अच्छा, इसमें स्लोप का क्या फंडा है? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? डीपी बाई डीवी, है ना। नाउ सिंस डीवी इज 0, स्लोप क्या आएगी? इन्फिनिटी। स्लोप क्या आएगी? स्लोप ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस ऑन एन इंडिकेटेड डायग्राम इज नथिंग बट इनफाइनाइट, इन्फिनिटी दिखेगा। हाँ जी, कूल इनफ, समझ में आया यहां तक? अच्छा, सिमिलरली अगर मैं वर्क डन निकालूं तो चलो मैं वो भी निकाल देते हैं। अगर वर्क डन निकालने तो डीडब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? पीडीवी, सही बात है। अच्छा, चेंज इन वॉल्यूम सिंस डीवी 0 है, सो देयरफॉर वर्क डन कितना आएगा? 0। बढ़िया है, आइसोकोरिक प्रोसेस पे क्वेश्चन आ जाए, बढ़िया है। कुछ करना ही नहीं, सारे 0 इन्फिनिटी यही सब आ रहे हैं, है ना। ये मजेदार है ये। थर्ड फोर्थ पॉइंट भी निकाल लेते हैं, अब इतना कर लिया तो ये भी कर लेते हैं। सो वी हैव आइसोकोरिक इलास्टिसिटी भी निकाल लेते हैं। बहुत बढ़िया। ई आइसोकोरिक फॉर्मूला क्या आएगा? माइनस डीपी इंटू वी बाई डीवी। तो फिर बढ़िया, डीवी क्या है? डीवी इज इक्वल टू 0, तो इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस क्या आएगा? इन्फिनिटी। सही है, क्योंकि डीवी 0 है तो उसका ई का वैल्यू भी क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। और मैंने क्या बताना है? सिंपल सी बात है, सारे पॉइंट सेम से लिख रहे हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी। अगेन सिंस dv is 0, so dq is equal to du। तो बेसिक बात है, जितनी भी हीट आएगी वो कहीं ना कहीं सिर्फ टेम्परेचर में चेंज लेकर आएगी। समझ में आया एवरीवन? Cool, you can note it down. चलिए, so after this we come down to isobaric process. So isobaric process, isobaric मतलब पहला पॉइंट मिल गया हमारे को, क्या है वो? प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। इसमें क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं हम, ये भी आसान है, v1 by v2, so therefore v1 by v2 is equal to t1 by t2। सही है। मगर इसको आप समझना चाहें तो बेसिक बात है, एक पिस्टन अरेंजमेंट ले लो,
ऐसा कुछ कंसिडर कर लो, ये एक पिस्टन है, अगर इसको लॉक नहीं किया तो जैसे जैसे आप हीट दोगे क्या होगा, मान लो मैं कहता हूँ प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और अंदर गैस का टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है। तो बड़ा ही बेसिक सा फंडामेंटल है कि अगर हम लोग कभी भी वॉल्यूम प्रेशर को सेम रखेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी से वो एक साथ मूव करते हैं। so, पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा चीज आ गया, इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं इसका भी। क्या है ये, कांस्टेंट प्रेशर कर्व। सो अगर हम लोग पीवी कर्व बनाए तो स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसी कुछ, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 जा रहे हैं। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, पीवी कर्व पिछले लेक्चर में इंडिकेटर डायग्राम में पढ़ा था कि जैसे जैसे अगर पीवी कर्व में कोई भी लाइन दिख जाती है उसका एरिया अंडर द कर्व देखना है, वो वर्क डन है। अब जरा एक बार ऊपर चलते हैं, जरा आइसोकोरिक प्रोसेस में देखना, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो उसका कुछ एरिया अंडर द कर्व बन ही नहीं सकता, इसलिए वर्क डन भी 0 था। लेकिन इसमें वर्क डन 0 नहीं हो सकता क्योंकि कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। अब वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 तक गए हैं, यही चीज आप चाहो तो फिर से आप सिंस V और T के बीच में रिलेशन बता रहे हो तो VT कर्व भी बन सकती है, तो VT कर्व भी ऐसी रहेगी, ठीक है। तो दिस इज V वर्सेस T कर्व व्हिच मींस द प्रेशर इज कांस्टेंट इन दिस केस, ऐसी जा रही है तो मतलब प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। आई थिंक हमने लास्ट लेक्चर में एक आखिरी क्वेश्चन किया था कर्व वाला जिसमें ये सिमिलर सा ग्राफ था। आई विल जस्ट शो यू दैट प्रॉब्लम टू, ठीक है, 2 मिनट लगेंगे लेकिन आपको देख के याद आ जाएगा। ये मैंने बोला था मैंने कि बाद में बताऊंगा मैं। अभी जरा ए बी सेगमेंट को देखिए जरा, ए और बी, ये लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन है आखिरी। ए और बी देखो वी और टी कर्व में सीधा जा रहा है, इसका मतलब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर भी, सॉरी जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या कंसिडर किया था, आइसोबेरिक प्रोसेस। इसमें आइसोबेरिक में वर्क डन क्या आया था देख रहे हो, NRDT लिखा था। चलो प्रूफ करते हैं। स्लोप क्या आएगी इसकी, वेरी गुड, थैंक यू। तो स्लोप ऑफ द कर्व निकालें, स्लोप m इज नथिंग बट dp by dv। नाउ सिंस dp is 0 so therefore slope is 0, ठीक है। स्लोप ऑफ अ पीवी कर्व कितना आएगा, 0 आएगा इन द केस ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस, इन द केस ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस। वर्क डन कुछ ना कुछ है, चलो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट कम्स अप एज वर्क डन। वर्क डन dw का फॉर्मूला क्या है, pdv, ठीक है। सिंस प्रेशर इज कांस्टेंट सो डिफरेंशिएशन के बाहर रखना है कांस्टेंट को या डिफरेंशिएशन के अंदर, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, राइट। सो व्हाट डू आई डू इज, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, d is equal to pv। नाउ सिंस pv क्या है, nRT, सो देयरफॉर dw क्या लिखा हम लोगों ने, nRDT हो जाएगा, दैट्स इट। आप चाहो तो इसको प्रॉपर्ली भी लिख सकते हो कि वर्क डन इज इक्वल टू nRT फाइनल माइनस T इनिशियल। अब अगर बाई चांस फाइनल टेम्परेचर छोटा है तो छोटा, देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी कम होगा। अगर फाइनल वॉल्यूम कम है तो आप नेगेटिव वर्क डन करते हैं, कंसीडर करते हैं ना, वॉल्यूम फाइनल कम हो जाए मतलब क्या हुआ, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन में हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन इज नेगेटिव। यहाँ से हम लोग ये भी डिराइव कर सकते हैं, पर एनी हाउ वर्क डन इन आइसोबेरिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या है, nRT final minus T initial, nRT final minus T initial, we have got a formula down over here, ठीक है। वर्क डन मिल गया। अब और क्या निकाल सकते हैं, अगर मैं आइसोबेरिक इलास्टिसिटी निकालें, सारे फॉर्मूला एक जैसे हैं, ठीक है। अब E आइसोबेरिक निकालते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। हम लोग माइनस dp इंटू v बाई dv लिखते हैं। Now since dp 0 है so E आइसोबेरिक का हमेशा आंसर क्या आएगा, 0, सही है बच्चों। एंड वन लास्ट थिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सारे में मैंने सब पॉइंट्स बताए हैं तो आपको कहीं पे भी कुछ मिस नहीं कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, तो dq इज इक्वल टू du प्लस nRDT हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। ये बेसिकली हमारा हीट का फॉर्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आया, गुड।
चलिए अगला बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है। ये क्या है? ये है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब ऊपर तीनों रूल्स खत्म हो गए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे ल्यूसेक लॉ, तीनों डिस्कशन हो गई है। एडियाबैटिक प्रोसेस मैंने जैसे कि इंट्रोडक्शन में ही लिख दिया था, ये और कुछ नहीं, ये कहता है हीट इज केप्ट कांस्टेंट। इसका एक कंक्लूजन है। वो कंक्लूजन क्या कहता है, मैं कंक्लूजन पहले लिखवा रहा हूं, फिर कैसे वो कंक्लूजन आया वो बताता हूं। सो हीट इज केप्ट कांस्टेंट। कभी भी अगर एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ना है तो सीधे आया पीवी रेज्ड पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। Therefore, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? P1 V1 raised per gamma is equal to P2 V2 raised to power gamma, where gamma is Cp by Cv, stoichiometric constant है ये। Cp by Cv, Cp और Cv का रेशियो जो हम लोगों ने पहले भी निकाला था, F+2 by F, राइट, वही हमारे पास यहाँ पर यूज हो रहा है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी रेस्ट पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट के हिसाब से काम करता है। बट ये कर्व कैसे आ गई, किस तरीके से हम ले आए, ठीक है, तो वो भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन ये आप लोगों के स्कूल लेवल एग्जाम्स में जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, स्कूल लेवल एग्जाम्स के लिए ये जो डेरिवेशन मैं अब लिखने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि कैसे हो रहा है। इनफैक्ट नीट या एमएससी सीटी वाले या लोकल इंजीनियरिंग एग्जाम्स वाले, इनके लिए भी जरूरी नहीं है डेरिवेशन समझना, ठीक है। बट टू अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट हाउ दिस पर्टिकुलर आंसर इज कमिंग अप, व्हाई पीवी रेज्ड पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। सो आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट। प्राइमरली क्या बताया गया, हीट इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ, dq इज इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं अब सेकंड पॉइंट जहां पे इंडिकेटेड डायग्राम बनाते आया हूं, मैं सेकंड पॉइंट एक काम करता हूं, मैं पहले ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस कर देता हूं, जो कि कुछ और नहीं क्या था, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। नाउ सिंस dq का वैल्यू क्या है, 0, ठीक है, तो अगर dq का वैल्यू 0 है तो du इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस dw। वी नो दिस, राइट, ये भी समझ में आ रहा है। अब dq क्या होता है जनरली, f/2 nr dt, ठीक है, dw क्या होता है, pdv। तो वहीं से कहीं ना कहीं सारा खेल खेला जाएगा। तो चलिए मैं काम करता हूं, मैं आई एम डिराइविंग, स्टार मार्क कर रहा हूं, आई एम डिराइविंग पीवी रेज्ड पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसलिए मैंने इसको कुछ पॉइंट नहीं दिया है, मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूं कि ये कैसे आया है। अब देखिए आप लोगों ने du इज इक्वल टू माइनस dw लिख दिया, ठीक है। अब जरा देखिए जरा, du का फॉर्मूला क्या होता है, f/2 nr dt। Can I find a relation between f and gamma? Yeah, I can. Right now मैं साइड पे लिख देता हूं, since गामा का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, f+2 by f होता है, ठीक है। आप चाहो तो उसको तो शफल कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, f गामा इज इक्वल टू f+2, तो गामा f इंटू गामा -1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। सो देयरफॉर f को चाहे तो हम लोग 2 अपॉन गामा -1 भी लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, कई बार काम आ जाता है, कई बार कई प्रॉब्लम्स में काम आ जाता है। f को हम लोग 2 अपॉन गामा -1 भी लिख सकते हैं। नहीं भी याद होता है तो सीधा है, आप लोगों को गामा का फॉर्मूला तो याद करने को मैंने बोला ही हुआ है, तो आप जैसे मैंने डिराइव किया आप ये लिख के भी यूज कर सकते हैं। तो मैं f को कैसे रिप्लेस कर सकता हूं, मैं रिप्लेस कर सकता हूं 2 अपॉन 2 गामा -1 nr dt। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, मेरे को du का क्या फॉर्मूला मिल रहा है, मुझे मिल रहा है nr अपॉन गामा -1 इंटू dt। सॉरी, ये मेरे को du का वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, मुझे du मिल गया। अब मुझे dw भी पता है, dw क्या रहता है बच्चा, pdv, है ना, तो मैं dw को भी लिख सकता हूं pdv। देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है यहाँ पर, वो ये है कि जितने भी जो भी हम रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है ना, वो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं, और हम लोग क्या जानते हैं, अगेन सेंस लिख देते हैं, सेंस du is minus dw, cool enough।
ठीक है, हम nRdt को भी लिख सकते हैं pdv प्लस vdp, वी कैन राइट इट दैट वे, ठीक है ना। तो हम लोग इसको बहुत तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। u को हम लोग लिख देते हैं nr अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। ओके, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन भी साइड पे लिख देते हैं। पी वी इज इक्वल टू क्या रहता है, एनआरटी, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एनआरडीटी का भी हमारे पास एक रिलेशन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। करेक्ट है बच्चों, ठीक है। अब यहां पर देखो जरा क्या मिल जाएगा, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी इंटू गामा माइनस 1। तो क्या मिल जाएगा, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू माइनस गामा पी डी वी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस पी डी वी। करेक्ट है, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब प्लस पी डी वी और प्लस पी डी वी दोनों साइड से कैंसिल हो गया, मेरे को क्या मिल गया, वी डी पी इज इक्वल टू माइनस गामा पी डी वी। सो वेरी वेरी सिंपल। नाउ हम लोगों को सिर्फ पी के नीचे ले आएंगे हम ये इसको, और इधर आ जाएगा माइनस गामा डीवी बाय वी, दैट्स इट, राइट। मैंने क्या किया, सिर्फ पी को नीचे ले आया डीपी के, वी को नीचे ले आया डीवी के। लेट मी जस्ट इंटीग्रेट दिस। सो व्हेन आई इंटीग्रेटेड मेरे को क्या मिलेगा, एल एन पी प्लस सी वन, है ना, इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो प्लस सी वन लिखूंगा, इज इक्वल टू माइनस गामा एल एन वी प्लस सी टू, कॉन्स्टेंट आ जाएगा। सही बात है, सही है भैया, एवरीवन पक्का, ठीक है। अब एक काम करते हैं, उसको भी शफल कर देते हैं। एल एन पी प्लस गामा एल एन वी इज इक्वल टू सी टू माइनस सी वन। कॉन्स्टेंट माइनस कॉन्स्टेंट क्या होता है, कॉन्स्टेंट इटसेल्फ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एल एन पी, अब एक चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं, एल एन वी रेज्ड टू पावर गामा आ जाएगा। ये मैंने कैसे कर दिया, इसको तो मैं कांस्टेंट ही लिख देता हूँ, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इज कांस्टेंट। एक चीज यहां पे याद रखेंगे, लॉग ए लॉग बी को हम लोग लॉग बी रेज्ड टू पावर ए भी लिख सकते हैं, मैंने ये यूज किया। अल्फा सॉरी गामा एल एन वी लिखा हुआ तो मैंने एल एन वी रेज्ड टू पावर गामा भी लिख सकता हूँ। दूसरा रूल, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी। सो एल एन ऑफ पी वी रेज्ड टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। ये क्या किया मैंने, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a b। ये भी हमारे पास रूल है, दो रूल्स मैथमेटिक्स के लगाए हैं। अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, p v रेस्ट पर गामा इज इक्वल टू e रेस्ट पावर कांस्टेंट। e रेस्ट पर कांस्टेंट भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। सो दैट मींस p v रेस्ट पर गामा इज इक्वल टू k which is nothing but constant, ठीक है। this is the condition we wanted to derive, but for your school level exams they'll never ask you, ठीक है। even competitive में ज्यादा काम नहीं आएगा, but just to understand how that formula, how that relation has come up, that was my prime motive. in fact there are other forms of PV raised to power gamma को भी हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं,
ठीक है, तो मैं ये भी एक अगेन डबल स्टार मार्क कर रहा हूं। ठीक है, ये कई बार कॉम्पिटिटिव में काम आ जाता है। अदर फॉर्म्स ऑफ एडियाबैटिक इक्वेशन, और देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दिस। सीधी बात है, पीवी रेस्ट पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ये पहला फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म, अब आप जानते हैं कि पीवी कैन आल्सो बी रिटन एज एनआरटी, देयरफॉर आप P को रिप्लेस कर सकते हो nRT बाय V से, इंटू वी रेस्ट पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए। सही बात है। इसी से हम लोग एक और फॉर्म में क्या लिख देते हैं, P1 V1 रेस्ट पर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस्ट पावर गामा। ऐसे यहाँ पर देखो nR तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाय nR क्या हो जाएगा, फिर से कांस्टेंट, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, T V रेस्ट पर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां से आप ये भी निकाल सकते हैं कि T1 V1 रेस्ट पर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 रेस्ट पावर गामा माइनस 1। ठीक है, T1 V1 रेस्ट पर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 रेस्ट पावर गामा माइनस 1। ये आ गई हमारी सेकेंड फॉर्म। ठीक है, द थर्ड फॉर्म में हम लोग और भी लिख सकते हैं। लेट्स से मैं प्रेशर वॉल्यूम का भी मिल गया, टेम्परेचर और वॉल्यूम का मिल गया, तो अब एक काम करते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में भी निकाल लेते हैं। तो आप जानते हो फिर से PV is equal to nRT है, so therefore we can write V as nRT by P। सही है, तो अब यही लगा दीजिए, क्या था, PV रेस्ट पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट था, तो P इंटू nRT बाय V का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लगा दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, P T रेस्ट पर गामा, सॉरी P लिखना था यहाँ पर, अपॉन P रेस्ट पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि n रेस्ट पर गामा और r रेस्ट पर गामा भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट फिर से कांस्टेंट बनने वाला है। सो प्राइमरीली मेरे पास क्या मिल गया, मुझे मिल गया P1 माइनस गामा इंटू T रेस्ट पर गामा इज इक्वल टू K। अब गामा का वैल्यू 1 से हमेशा बड़ा रहता है। ठीक है, तो आप एक्चुअल में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि T रेस्ट पर गामा अपॉन P रेस्ट पर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू K। ठीक है, अब ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्म है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्म है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और डाल देता हूं मैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T रेस्ट पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसमें हम लोग प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम और प्रेशर वॉल्यूम के जितने भी एडियाबैटिक के केसेस हो सकते हैं, कंडीशंस बन सकते हैं, हम लोगों ने सारे अलग अलग वेरिएंट्स को यहाँ पर देख लिया। ठीक है, प्राइमरली ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। देन वी विल मूव टू द इंडिकेटर डायग्राम पार्ट। नाउ लेट्स डिस्कस द इंडिकेटर डायग्राम टू, है ना, और बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका इंडिकेटर डायग्राम। सो थर्ड पार्ट राइट, या इंडिकेटर डायग्राम। क्या मिलेगा इसमें, इंडिकेटर डायग्राम पीवी कर्व भी बनने वाली है, एंड द पीवी कर्व लुक्स आइडेंटिकल टू आइसोथर्मल वन, है ना, एकदम वैसे दिखेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी उस हिसाब से है, इनवर्स केस ही है ना। बट इसमें क्या है, गामा भी तो है, देयर इज सर्टेनली सम चेंज। तो अब ऐसे क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो स्लोप कैसे दिखेगी, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आइसोथर्मल कौन है और एडियाबैटिक कौन है, दोनों एक साथ आ गए तो चलिए एक काम करते हैं, टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, हम एक काम करते हैं, हम इसकी एक स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर स्लोप निकालें, ठीक है, इसकी स्लोप निकालें तो स्लोप कैसे आएगी बच्चा, m is nothing but minus dp by dv, it should be the same thing। ये तो कुछ चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, अब आपको को दिया क्या हुआ है, नाउ वी नो दैट कि pv रेस्ट पर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, है ना। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं दोनों साइड्स को तो मुझे क्या मिलेगा, p डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ p इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। तो अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, p गामा v रेस्ट पर गामा माइनस 1 इंटू dv। ठीक है,
प्लस बच्चा वी रेस्ट पर गामा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी रेस्ट पर गामा -1 इंटू वी, एक ही बात है। एक्स रेस्ट पर एन को मैं एक्स रेस्ट पर n -1 इंटू एक्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इंटू डीपी इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज नथिंग बट 0। अब यहां देखा जाए कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकल रहा है, वी रेस्ट पर गामा -1 कॉमन निकल रहा है, मुझे क्या मिल जाएगा, गामा पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, गामा पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0। हम इसको लिख सकते हैं गामा पी डी वी इज इक्वल टू माइनस डीपी इंटू वी। देयरफॉर माइनस डीपी बाय डीवी का क्या आंसर आएगा बच्चा, गामा पी बाय वी, which shows what, this shows the slope of adiabatic curve is gamma times p by v। आइसोथर्मल का क्या फॉर्मूला था, p by v। अब एडियाबैटिक में क्या आ गया, गामा टाइम्स, गामा का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, तो नोट डाल लेते हैं, वो ये है कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व is always greater than slope of isothermal curve। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको ऐसी दो इक्वेशन, दो ग्राफ्स आ जाते हैं, लेट्स से एक मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ये मान लेते हैं ये ग्राफ नंबर 1 है, दूसरा दूसरे कलर में बना देते हैं, लेट्स से कुछ ऐसा है, ये कर्व नंबर 2 है, ठीक है। कर्व नंबर 1 और कर्व नंबर 2 क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कौन क्या है, ऑब्वियसली ये P वर्सेस V कर्व है। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं कोई, चलिए मैं जनरल और कलर ले लेता हूं और मैं यहां से सेम पॉइंट पे स्लोप निकालता हूं, तो एक स्लोप निकलेगी ये, एक स्लोप निकलेगी ये, कौन सी स्लोप ज्यादा स्टीप है, ये देखिए ये कितना बना रहा है θ1, ये कितना बना रहा है θ2। आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1, सही बात है ना, दूसरी स्लोप ज्यादा स्टीप है, तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1, इसका मतलब tan θ2 भी tan θ1 से बड़ा होगा, क्योंकि tan में भी यही होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे आंसर बढ़ेगा। इसका मतलब स्लोप ऑफ सेकंड इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ फर्स्ट, which clearly identifies that first curve is isothermal, क्योंकि उसकी स्लोप कंपैरेटिवली छोटी है, and second one is adiabatic, right? तो ये हम लोग यहां से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं थ्रू दिस। इसको नोट नंबर 1 कर रहा हूं मैं, एक और नोट लिखाता हूं, एक और चीज समझ में आ जाएगी। तो अभी तक हम लोग ये समझ गए हैं, जिसका स्लोप ज्यादा है उसका वो कौन सा है, वो एडियाबैटिक के नेचर है ना। तो अगर मैं पीवी कर्व यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं जरा अलग अलग कर्व बनाता हूँ, एक ये कर्व आ गई, 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 ऐसे अलग अलग कर्व दिखा रहा हूँ। अब भाई कौन सी आइसोथर्मल है, कौन सी एडियाबैटिक है, तो पहली बात जिसकी सबसे कम स्लोप है वो आइसोथर्मल है। तो इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट वाली देखूं, उसकी स्लोप सबसे कम है, ठीक है, तो फर्स्ट वाली जो है वो तो आइसोथर्मल इन नेचर है ना, आइसोथर्मल कर्व है। 2, 3, 4 ये सारी की सारी एडियाबैटिक होंगी, बस ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। तो फर्क क्या है, 2, 3, 4 में फर्क क्या है, 2, 3, 4 में गामा का 4 सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्लोप है उसकी, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, गामा टाइम्स पी बाय वी, तो जिसका गामा सबसे ज्यादा होगा उसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा। तो गामा 4 is more than gamma 3 is more than gamma 2, since slope of 4 is greater than slope of 3 is greater than slope of 2। तो ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी कर्व को, अगर हम लोग एडियाबैटिक बोल चुके हैं तो उसकी गामा कैसे वेरी कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट फोर्थ वन, वर्क डन निकालते हैं बच्चों, वर्क डन निकालते हैं। dw का फॉर्मूला क्या होता है, pdv। नाउ सिंस हम लोग को पता है कि pv रेज्ड पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है, pv रेज्ड पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो हम लोग dw को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं k अपॉन v रेज्ड पर गामा इनटू dv।
ओके एवरीवन, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ देखा जाए तो अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, कब से लेकर कब तक, वॉल्यूम इनिशियल से लेकर फाइनल तक, करेक्ट बच्चा। ये आएगा 0 टू वर्क डन W, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू K V रेज टू पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, लिमिट टेंड्स फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल। करेक्ट है जी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे K अपर लिमिट माइनस V इनिशियल माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। ये हमारे पास आ गया वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो पहली बात क्या है, गामा का वैल्यू कभी भी, मतलब यहाँ पे माइनस गामा प्लस 1 आ रहा है, मतलब आंसर नेगेटिव आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं माइनस से ही मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी इक्वेशन को। सो माइनस के अगर हम लोग बाहर निकाल लें, मेरे को क्या मिल जाएगा, V फाइनल माइनस गामा प्लस 1 माइनस V इनिशियल माइनस गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1। करेक्ट है बच्चा। माइनस कॉमन निकाला है नीचे वाली इक्वेशन में, माइनस गामा प्लस 1 है, माइनस कॉमन निकालो, जो कि ऊपर माइनस के आसपास रख दिया मैंने, तो नीचे क्या हो गया, गामा माइनस 1। अब माइनस को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, माइनस के V फाइनल माइनस गामा प्लस 1 प्लस के V इनिशियल माइनस गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1। नाउ सिंस P initial V initial gamma is equal to K and P final V final raised to power gamma is equal to K। सही है ना, हम लोग ये लिखते हैं P1 V1 raised to power gamma is equal to P2 V2 raised to power gamma, दोनों बराबर होने चाहिए। तो मतलब K का वैल्यू में हम लोग अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो यूज करना कर लो। ऐसे में देखेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, K की जगह लगा दीजिए P इनिशियल V इनिशियल गामा into V initial minus gamma plus 1 minus P final V final gamma V final minus gamma plus 1। बच्चा आप समझ लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक तो शफल किया, क्योंकि पहला फाइनल वाला कंडीशन नेगेटिव था, इनिशियल वाला पॉजिटिव था, मैंने शफल किया और K की जगह P इनिशियल V इनिशियल रेज टू पावर गामा एंड फाइनल वाली टर्म्स कंसेक्यूटिवली लगा दी है। अब यहां देखो जरा, पावर्स हमेशा ऐड होती है। So P initial V initial gamma minus gamma plus 1, इसका मतलब क्या रह गया, V initial minus P final V final upon gamma minus 1। This is one equation, the work done का equation। और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PV का फॉर्मूला क्या होता है, NRT, यहाँ पर लिख सकते हैं NRT initial minus T final upon gamma minus 1। This is the work done of adiabatic process। This is the only equation in the entire physics जिसमें इनिशियल पहले आता है और फाइनल बाद में आता है। जनरल फॉर्मूला, मतलब वो तो हम लोग शफल कर रहे हैं, माइनस साइन ले रहे हैं, ब्ला ब्ला, वी डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ, बट प्राइमरली इसको ऐसे ही याद रखेंगे, दिस इज द ओनली प्रोसेस जिसमें इनिशियल पहले फाइनल बाद में है। The last point is left, fifth one, that is adiabatic elasticity। ठीक है, पूरी डेरिवेशन नहीं दे रहा हूं मैं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, बस मैं ऊपर जो पढ़ाया मैंने। एडियाबैटिक का फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस डीपी इंटू वी अपॉन डीवी। राइट नाउ सिंस हम लोग थोड़ा ऊपर, जरा थोड़ा सा ऊपर जाएं, तो हमको स्लोप वाले में हम लोगों ने एक चीज कंक्लूड की थी, वो ये थी, सही है ना। तो मैं इसी कंक्लूजन को जरा यूज कर रहा हूं। मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा गामा पी डीवी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0। तो मुझे क्या मिल जाएगा, गामा पी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी पी इंटू वी। तो गामा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी पी इंटू वी बाय डी वी। दैट मीन्स ई आइसो सॉरी एडियाबैटिक का फॉर्मूला क्या आएगा, दैट इज गामा टाइम्स प्रेशर। तो दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन दी एडियाबैटिक इलास्टिसिटी और आइसोथर्मल के बीच में। वहां पर सिर्फ प्रेशर था आइसोथर्मल के केस में, यहां पर गामा टाइम्स प्रेशर मिल रहा है हमारे को, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोथर्मल, द डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक। ये सारे कंक्लूजन हमारे दिमाग में चाहिए, खास करके वर्क डन। अगर आप लोगों को वर्क डन याद है तो आप कहीं ना कहीं फटाफट क्वेश्चंस को थोड़ा तेजी से सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, लिख लीजिए। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। गिव यू द क्वेश्चन। Okay, so the question says 1 mole of a certain ideal gas is contained under a weightless piston of a vertical cylinder at a temperature T. The space over the piston opens into the atmosphere. Okay, what work has to be performed in order to increase isothermally the gas volume under the piston eta times by slowly raising the piston? इसमें एक चीज वैसे भी है, अगर बाई चांस isothermally नहीं भी लिखा होता, जब भी हम लोग स्लोली रेजिंग द पिस्टन बोलते हैं तो जनरली हम लोग टेम्परेचर चेंज नहीं लाते हैं। जब भी टर्म स्लोली आ जाएगा, जैसे जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कभी बहुत स्लो आएगा तो उसी को रिवर्सिबल प्रोसेस भी बुलाते हैं। जहाँ पे टेम्परेचर चेंज कहते हैं कि कुछ काम भी किया लेकिन फील नहीं हुआ, तो रिवर्सिबल वाला फंडा होता है। So anyhow, I'm not getting onto that right now, but primarily क्या बोल रहा है, आइसोथर्मली हम लोग उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को जरा ढंग से समझ लेते हैं। ऐसा एक पिस्टन अरेंजमेंट है, ये एक पिस्टन अरेंजमेंट है, ठीक है। नीचे इसका मान लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम V था, ठीक है, तो इसका इनिशियल वॉल्यूम V था। यहाँ पर एक गैस है, ऊपर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होगा, सही बात है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, वेटलेस पिस्टन है तो पिस्टन कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा है गैस के अंदर, जो अंदर गैस इनक्लोज है उस पर्टिकुलर पिस्टन के अंदर। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, आइसोथर्मली उसके फाइनल वॉल्यूम क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो है ईटा टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम क्या है, ईटा टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम। सो यहाँ पर आइसोथर्मली अगर आप उसको वर्क डन देखें, क्या फॉर्मूला है वो, nRT ln ऑफ V फाइनल बाय V इनिशियल, सही है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, nRT ln ऑफ ईटा V बाय V, सही बात है। फाइनल वॉल्यूम ईटा टाइम्स है ना, सो nRT ln ऑफ ईटा आ गया, ये आ गया वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस, सही है। आइसोथर्मल प्रोसेस के वजह से हमारे को वर्क डन मिल गया। अब ये क्या है, ये पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का मार रहा है, तो प्रेशर ऑफ गैस इसको ऊपर की तरफ पुश कर रही है। वहीं जब एटमॉस्फेयर है वो नीचे की तरफ धक्का मारने की कोशिश कर रहा है, तो पहले क्या आएगा, ये पॉजिटिव वर्क डन क्यों आया, क्योंकि वर्क इज डन बाय द गैस। एटमॉस्फेयर क्या करेगा, उसके ऊपर लगाएगा, तो वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर क्या होगा, PdV, ठीक है, विद द माइनस साइन बिकॉज वर्क इज डन ऑन द गैस। सो क्या हो जाएगा, माइनस P V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस P ईटा V माइनस इनिशियल V। सो माइनस PV इंटू ईटा माइनस 1 आ गया। अब चाहो तो इसको PV इंटू 1 माइनस ईटा भी लिख सकते हैं। ये वर्क डन किसका है, एटमॉस्फेयर का, ठीक है। इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 मोल दिया हुआ था ना, nRT की जगह मैं इसको लिख दूंगा, सिंस n इज 1, तो वर्क डन बाय आइसोथर्मल क्या आ जाएगा, RT ln ईटा। यहां पर क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू RT लगा दूंगा, सो RT 1 माइनस ईटा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है what work has to be performed in order to increase isothermally, बस हो गया काम। so net work done क्या आएगा, work done by atmosphere plus work done by isothermal process. So the answer is RT ln eta plus RT 1 minus eta. That's the answer. So let me check once. RT eta minus 1 minus RT eta हो जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं कुछ, जो भी हमारे पास कंक्लूजन आ रहा है, we just have to solve it. But primarily क्या किया है वो आप समझ गए हैं, ठीक है, उसको सिर्फ शफल किया हुआ है। That's it for the day. हम लोग और क्वेश्चंस एक स्पेसिफिक सेशन रखेंगे जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करने वाले हैं, बट अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर में जितने भी थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया गया है वो आपके बाय हार्ट होना चाहिए। इसको शॉर्ट नोट्स में लिखो, कैसे भी लिखो, ये एकदम तैयार होना चाहिए ऑन योर टिप्स।
इफ यू डू अंडरस्टैंड, दैट इज द रीजन मैंने हर एक प्रोसेस को 5 पॉइंट के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, आप एक्चुअल में एनसीईआरटी रीड करेंगे तो हर एक को 3-4 पन्ने में डिस्क्राइब किया गया है, और वो भी शफल्ड वे में। तो आपको वैसा नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ नोट्स देखिए, 5 पॉइंट्स को हर एक के 5-5 पॉइंट याद रख लीजिए, एंड दैट्स इट। ठीक है, सो अगले लेक्चर में हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे।